नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एग्रीकल्चर के 11वीं क्लास के इस वीडियो के अंतर्गत आज हम जो है सिंचाई के साधन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जो सिंचाई के साधन है, जिसमें हमने नहर के बारे में पढ़ा था, चरस के बारे में पढ़ा था, रहट के बारे में पढ़ा था और बेड़ी के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना। तो ये जो सिंचाई के जो साधन होते हैं वो साधन सिंचाई के जो जल स्रोत है उस स्रोत से उस खेत तक पहुंचाने में एक माध्यम का काम करते हैं और जल को जो है इन्हीं के द्वारा खेतों में पहुंचाया जाता है। और यहाँ पर हम बात करें ढेकली की, तो ढेकली एक प्रकार का सिंचाई का साधन है और ये पुराना साधन है। पुराने ज़माने में इसका इस्तेमाल किया जाता था और काफ़ी लंबे समय से इसका इस्तेमाल किया, लेकिन अब वर्तमान समय में इसका इस्तेमाल हमें बहुत कम देखने को मिलता है। और इस पुराना ये जो संसाधन है, जल का पुराना साधन है ये भी, और वर्तमान समय में हम देखते हैं तो इस ढेकली का उपयोग जो है वो कम गहराई वाला जो जल होता है, जहाँ पर पानी का 1 से 3 मीटर तक की गहराई में जहाँ पानी पाया जाता है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक लकड़ी की बल्ली लगा देते हैं बड़ी सी, और उस स्रोत के पास में एक बल्ली लगा देते हैं और इस स्रोत के ऊपर क्या किया जाता है कि एक लकड़ी लगाई जाती है। ठीक है। और इसके 2 सिरे होते हैं, इन दोनों सिरों में से एक सिरे पर तो क्या किया जाता है, रस्सी से बाल्टी को जो है वो बांध दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये बाल्टी जो है वो इससे बंधी रहती है और दूसरे सिरे पर क्या होता है कि इस पर एक बड़ा सा पत्थर लगाया जाता है। ठीक है ना। तो जब हम इसको बैलों की सहायता से, मनुष्य की सहायता से, यांत्रिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं कि जहाँ पर पानी है तो जब इस पत्थर को ऊपर कर दिया जाता है, ठीक है ना, किसी साधन के द्वारा इसको रखा जाता है और वहाँ पर पानी के अंदर ये बाल्टी जब डूबी रहती है, ठीक है ना, तो पत्थर को जब नीचे गिराया जाता है तो खींचा जाता है तो बाल्टी ऊपर आ जाती है और इस माध्यम से क्या होता है कि 1 से 3 मीटर तक की जो गहराई में से पानी को उठाया जा सकता है। और लगभग हम क्या करते हैं कि 1 घंटे के अंदर 2000 से लेकर के 2300 लीटर जो पानी है वो इसके अंदर हमको इसको उठाया जा सकता है। तो प्रति घंटे हम इतना पानी उठा सकते हैं और इसके द्वारा हम जल के जो सिंचाई जल है उसके हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल करके हम सिंचाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ढेकली जो है वो एक पुराना जल सिंचाई का एक साधन है। सिंचाई जल को इस्तेमाल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और 1 से 3 मीटर तक की गहराई का जल इसको ऊपर उठाया जा सकता है और प्रति घंटे के अंदर अपन देखें 2000 से 2300 जो लीटर है वो प्रति घंटे पानी से उठाया जा सकता है। और हम बात करते हैं कि जहाँ पर कुएं होते हैं या जहाँ पर जल स्रोत होते हैं वहाँ पर हम एक लकड़ी का एक बल्ली लगा देते हैं और उसके ऊपर एक लकड़ी लगी रहती है, जिसके अंदर क्या होता है कि उसको पत्थर से एक सिरे को बांध दिया जाता है और दूसरे सिरे को बाल्टी से बांध दिया जाता है। और जब पत्थर ऊपर होता है तो उस समय बाल्टी पानी में डूबी रहती है। जब पत्थर को नीचे गिराया जाता है तब ये बाल्टी जो है वो पानी की भर करके ऊपर आ जाती है। तो इस प्रकार के प्रक्रम के द्वारा हम क्या करते हैं, जैसे 2 बच्चे, आपने देखा होगा कि जब हम किसी गार्डन में जाते हैं, सार्वजनिक पार्क में जाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, एक बराबर वजन के 2 बच्चों को बिठा दिया जाता है। उत्तोलक के द्वारा हम क्या करते हैं, उसमें हम ऊपर नीचे बच्चों को झूले में देखते हैं कि एक पलड़ा भारी होता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, इस तरह से। ठीक उसी प्रकार से ढेकली भी ये उसी का एक उदाहरण है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, पत्थर और बाल्टी को हम क्या करते हैं, समायोजित तरीके से बाहर पानी निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं हम पवन चक्की की। तो पवन चक्की जो है ये ऐसे स्थानों पर जहाँ पर लगाया जाता है, वैसे पवन चक्कियों का देश है, उसको फिनलैंड के अंदर सबसे ज़्यादा पवन चक्कियाँ पाई जाती हैं और पवन चक्कियों का देश कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर पवन के द्वारा उन चक्कियों को चला करके उनकी जो पंखुड़ियाँ होती है पवन चक्कियों की, तो उसको एक दृढ़ आधार पर एक लोहे की बनी हुई जो दृढ़ आधार होता है उसके द्वारा इसके ऊपर क्या किया जाता है, पवन चक्की का
इस्तेमाल किया जाता है। पवन चक्की के अंदर क्या लगे रहते हैं, ब्लेड्स लगे रहते हैं, और इन ब्लेड्स को क्या किया जाता है, यांत्रिक शक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, इसको घुमाया जाता है, और वायु की जो यांत्रिक शक्ति है उसका इस्तेमाल जो है वो पवन चक्कियों के अंतर्गत किया जाता है। और जब ये पवन चक्की घूमती है तो इस घूमने वाली पवन चक्की का जो शेफ्ट है उसके जो कि लोहे का बना होता है वो किससे जुड़ा रहता है, एक पंप से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर अपन क्या करते थे, एक पंप लगा देते हैं, और इस पंप के माध्यम से क्या किया जाता है कि एक चूसक पाइप जो है, जो जल स्रोत के अंदर उसको डुबो दिया जाता है, और एक पाइप जो है वो उसके अंदर पानी को खींचता है, ठीक है ना, और एक द्वारा पानी को निष्कासित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम खेतों के अंदर सिंचाई जल को प्रदान करने के लिए, पहुंचाने के लिए हम पवन चक्कियों का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जुड़े हुए जो पंख को शेफ्ट की सहायता से पवन चक्की के द्वारा घुमाया जाता है, और पवन चक्की जो है वो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, और उस यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा इस को चलाया जाता है। यहाँ पर किसी भी विद्युत शक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग हम विद्युत शक्ति को बनाने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिंचाई के साधन के रूप में हम इसको काम में ले रहे हैं। तो जल स्रोत के नज़दीक जहाँ पर पानी भरा रहता है उस जगह पर हम क्या करते हैं, एक पवन चक्की लगा देते हैं, और पवन चक्की के घूमने के कारण जो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के संयोजन से जो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस मैकेनिकल एनर्जी का उपयोग जो है वो उस पंप को चलाने के लिए किया जाता है, और पंप के द्वारा पानी को खींचा जाता है और उसको खेत के लिए जाने वाली नाली में छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से पवन चक्की का भी हम क्या करते हैं, सिंचाई के साधन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसके द्वारा हम नियमित रूप से हम पानी को क्या कर सकते हैं। लेकिन ये पवन चक्की को चलाने के लिए हमें वायु के प्रचंड वेग की आवश्यकता होती है, तो ऐसे स्थानों पर ही इसको लगाया जा सकता है, सीमित स्थानों पर। हर जगह हम पवन चक्की का उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर खुले स्थान होते हैं, जहाँ पर वायु जो है निम्न वायुदाब क्षेत्र या अधिक वायुदाब का क्षेत्र जहाँ पर होता है, तो अधिक वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र में जब हवा तेजी से प्रवेश करती है उस समय यहाँ पर क्या होती है, तेज हवाएं चलती है। तेज हवाएं चलती हैं तो पवन चक्की की जो पंखुड़ियाँ, जो ब्लेड्स है वो घूमती हैं, और उसके साथ जुड़ा हुआ शेफ्ट भी घूमता है, और उससे जुड़ा हुआ जो पंप है, जो मोटर है, उस मोटर को या पंप को हम क्या करते हैं, घुमाने में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, और इसके द्वारा जो पानी खींचा जाता है, उस पानी को हम क्या करते हैं, खेतों के अंदर जाने वाली जो नाली है उसके अंदर प्रवाहित कर देते हैं। अब बात करते हैं हम पंप सेट की। तो पंप सेट जो है वो आज के वर्तमान समय में, आधुनिक समय में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, विद्युत मोटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे घरेलू जो टाका होता है, उस पानी को हमको ऊपर की टंकियों में चढ़ाने के लिए हम विद्युत मोटर का इस्तेमाल करते हैं, और जो पंप सेट है उसमें भी हम पंप सेट का भी इस्तेमाल करते हैं। और पंप सेट के अंदर जो है ये एक लोहे से बना हुआ एक उपकरण होता है, इसके अंदर एक पंखा लगा रहता है, मोटर लगी रहती है, और उसके द्वारा इसके जो पंप सेट की जो ऊपर की जो बॉडी होती है उसको केसिंग कहते हैं, और इस केसिंग के साथ में एक शेफ्ट जुड़ा रहता है जिसके द्वारा हम सेट को क्या करते हैं, घुमाते हैं। और पंप सेट जो है, जो इंजन जिसे अपन कहते हैं, गांव साइड में जहाँ पर इंजन लगाया जाता है, उस इंजन के द्वारा क्या होता है, पानी को, उसको पहियों को घुमाने के लिए पहले यांत्रिक ऊर्जा का सहारा लिया जाता है। इसको बिजली के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, और इसको यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा यानी डीजल से चलने वाले पंप सेट का इस्तेमाल किया जाता है, विद्युत से चलने वाले पंप सेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक बड़ा सा पहिया लगा रहता है, पंखा लगा रहता है, और उसको घुमाया जाता है। उसके द्वारा क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, और वैक्यूम के द्वारा क्या होता है, पानी को ऊपर खींच लिया जाता है, और पानी ऊपर खींच लिया जाता है, और उसके द्वारा जो निकास जो पाइप है, एक चूसक पाइप यानी सक्शन पाइप, और एक एग्जिट पाइप जो होता है जिसमें फ्लोइंग वाटर जो होता है वो जाता है। तो पंप सेट का इस्तेमाल हम सिंचाई के साधन के रूप में करते हैं। पंप सेट जो है वो मोनोब्लॉक प्रकार का होता है, मोनोब्लॉक पंप सेट, और डबल ब्लॉक पंप सेट, और तीसरा जो होता है सबमर्सिबल पंप सेट, ठीक है ना। तो मोनोब्लॉक पंप सेट, डबल ब्लॉक पंप सेट,
और सबमर्सिबल पंप सेट। तो इस का उपयोग हम करते हैं। जहां मोनोब्लॉक की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो पंखा है वो अलग ब्लॉक में होता है ना, और जो मोटर है वो अलग ब्लॉक में होती है। डबल ब्लॉक के अंदर क्या होता है, मोनोब्लॉक के अंदर दोनों एक ही ब्लॉक के अंदर होते हैं, जबकि डबल ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि पंखा और जो मोटर है वो अलग अलग ब्लॉक में होती है। और इनका उपयोग हम करते हैं पानी को खींचने के लिए, है ना, जल स्रोत से खींचने के लिए और उसको आगे प्रवाहित करने के लिए। सबमर्सिबल जो प्रकार का पंप सेट है इसको पानी के भीतर लगाया जाता है बोरिंग करके, यानी कि जल स्रोत जो भूमिगत जल स्रोत है वहां से इसको पानी को खींचने के लिए काम में ले जाता है। ये पानी में डूबा रहता है और वाटर प्रूफ होता है। इसके चारों तरफ, इसके भीतर पानी जाने की संभावना नहीं होती, इनमें पानी जा सकता है। इनको बाह्य वातावरण में ही लगाया जाता है। तो सबमर्सिबल पाइप जो है बोरिंग पाइप के अंदर से पानी को अधिक गहराई से खींचने के लिए, जहाँ पर हम ज़्यादा गहराई यानी कि नलकूप की हम बात करें या बोरिंग की बात करें तो वहाँ से पानी को खींचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंचाई के जो साधन हैं उस साधनों के अंतर्गत हम देखें तो इन साधनों के द्वारा हम क्या करते हैं कि पानी को बाहर खींचते। अब बात करते हैं हम जल मांग की। तो जल मांग जो है वो हम किसको कहते हैं, ठीक है ना। अब हमारा सवाल ये पैदा होता है कि हम जल मांग के बारे में जाने। जल मांग क्या चीज़ है कि जब हम पादपों को जो आवश्यक जल की मात्रा प्रदान करते हैं वो उसकी जल मांग के अनुसार होती है कि पादप जो है वो कितना वाष्पोत्सर्जन करता है और कितना उसके अंदर जो है वाष्पीकरण होता है और उसके बाद में उसके अंदर जो पादपों की अन्य जो क्रियाएं हैं उन अन्य क्रियाओं में उपयोगी जल की मात्रा, ठीक है ना। तो वाष्पोत्सर्जन में जो जल काम में लिया जाता है, वाष्पीकरण में जो जल काम में लिया जाता है, अन्य क्रियाओं के अंदर उपयोगी जल की मात्रा, इन सभी का जो योगफल अगर अपन देखें तो वो सारा का सारा क्या है कि उस पादप की जल मांग को प्रदर्शित करता है। और जब हम पादप को जो कृत्रिम रूप से जो हम क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से हम इसमें जल जो है जल की सिंचाई जल की, कौन से जल की, सिंचाई जल की मात्रा प्रदान करते हैं। तो कृत्रिम रूप से सिंचाई जल की जो मात्रा प्रदान करते हैं वो क्या है कि जल मांग को अगर पूरा करती है तो ही वो पादप क्या है अपना जीवन काल पूरा करता है। तो पादपों की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। पादप केवल पानी को जमीन से खींच करके जो है पत्तियों तक ही नहीं पहुंचाता, उसके अलावा उसके भीतर और भी जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनके अंदर बिंदु स्राव होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। तो जब हम बात करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन के अंतर्गत हम देखें तो पादप जो है पत्तियों के द्वारा क्या करता है, उसके अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं उन रंध्रों के द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि होती है। तो जल की वाष्प के रूप में हानि होती है और इस जल की वाष्प के रूप में हानि जितनी होती है उतना ही पानी जो है वो मृदा में से जड़ों के द्वारा पत्तियों तक खींचा जाता है। यानी कि जब जाइलम जो है वो जड़ से लेकर के पत्तियों तक पानी को पहुंचाता है तो उसके अंदर एक क्या होती है, एक तारतम्यता बनी रहती है, एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। वो लगातार पानी जमीन से खींचता जाएगा और ऊपर आता रहेगा। जैसे जैसे जल की वाष्प के रूप में हानि होती जाएगी वैसे वैसे उस जल की मात्रा की भरपाई करने के लिए पौधा क्या करेगा, अपनी जड़ से ज्यादा पानी खींचता जाएगा। तो वाष्पोत्सर्जन ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर धूप ज़्यादा होती है, जहाँ पादपों को सिंचाई जल हम देते हैं तो उसकी जल मांग को पूरा करने के लिए देते हैं। तो पादप उस जल की वाष्प के रूप में हानि करता रहेगा, उतना ही पानी उसके अंदर चढ़ता जाएगा। यानी कि जितना निष्कासन हो रहा है उतना ही उसके अंदर आवक होगी। तो जल की आवक बढ़ेगी और निष्कासन भी होता जाएगा। और साथ ही साथ क्या होता है कि जिस जमीन में, जिस मृदा में, जिस भूमि के अंदर हमने पानी को दिया है उस जगह पर क्या होता है कि वाष्पीकरण की जो मात्रा है वो भी बढ़ती है ना। क्योंकि धूप जब गिरेगी तो पादप के ऊपर भी गिरेगी और जमीन के ऊपर भी गिरेगी। तो जमीन के ऊपर जो जमीन के अंदर जो मृदा में जो
उपस्थित जल है, जो नमी की मात्रा है, उसका क्या होगा, जल की वाष्प के रूप में हानि के साथ साथ जल का वाष्पीकरण भी होगा। तो जल वाष्प के अंदर बदलता जाएगा और उड़ता जाएगा। लेकिन पादपों की पत्तियों के द्वारा जो जल रंध्रों से जो उसके अंदर रंध्र हैं, उन रंध्रों के द्वारा और जल रंध्रों के द्वारा जो बिंदु स्राव होता है, तो उसके द्वारा भी पानी की हानि होती है। तो ये सारी जो मात्रा है, और पादपों के भीतर भी कई तरह की अन्य क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के अंदर भी क्या होता है, जल की मात्रा की जरूरत पड़ती है। तो जल मांग से तात्पर्य है कि वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण और पादपों की अन्य क्रियाओं में उपयोगी जल की जो मात्रा है, उसके सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, जल मांग कहते हैं। और जल मांग हर फसल की, हर पादप की अलग अलग होती है, उसमें वेरिएशन होता है। किसी पादप को जल मांग जो है कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, किसी की बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना। तो कुछ पादप ऐसे होते हैं वो जो विशिष्ट होते हैं और विशिष्ट जलवायु के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसे पादपों को हम जल मांग के आधार पर जब हम पानी देते हैं, जो सिंचाई करते हैं, जैसे साठी जो है वो 60वें दिन है ना, तो साठी 60वें दिन तैयार होती है। इसका मतलब क्या है कि जो भी फसल है वो 60 दिन यानी कि 2 महीने बाद तैयार हो जाती है। तो जब हम उसको 8वें दिन यानी 8 दिन पानी देते हैं, 8वें दिन पानी देते हैं, प्रत्येक 8 दिन यानी कि सोमवार को पानी दिया तो फिर अगले सोमवार को पानी देना है। इस प्रकार से हम 2 महीने तक अगर करते हैं तो हमारी फसल जो है परिपक्व होकर के तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार की कहावत हम देखते हैं। तो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण और अन्य क्रियाओं के द्वारा उपयोगी जल की जो मात्रा है वो जल मांग कहलाती है। और प्रत्येक फसल के अनुसार, पादपों के अनुसार अलग अलग प्रकार की जो जलवायु क्षेत्र है वहाँ पर जल मांग अलग अलग हो सकती है। और इस जल मांग की पूर्ति के द्वारा ही पादप के द्वारा हम उसके जीवन काल को पूरा होने पर फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगला वीडियो जो है हम जल मांग के बारे में इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगले वीडियो में हम इससे ज़्यादा जानकारी और विस्तृत जानकारी के साथ आएंगे। और इसी के साथ धन्यवाद।